शाम 5 बजे सीएमआर में होगी बैठक। कई अहम फैसलों पर लग सकती है मोहर। मंत्रियों से सरकारी योजनाओं का फीडबैक लेंगे मुख्यमंत्री। मिशन राजस्थान पर बीजेपी के दिग्गज कल भरतपुर के दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा, तो 30 जून को अमित शाह उदयपुर में भरेंगे हुंकार। दिल्ली में रंधावा और डोटासरा की अध्यक्षता में प्रदेश कांग्रेस का मंथन। संगठन विस्तार पर पीसीसी चीफ डोटासरा का बयान, कहा इस सप्ताह एआईसीसी की ओर से जारी होगी सूची। 10 जुलाई से 25 जुलाई तक होंगे आरएएस परीक्षा 2021 के प्रथम चरण के इंटरव्यू। आरएएस भर्ती परीक्षा 2023 का भी शेड्यूल जारी हुआ। 905 पदों पर होगी परीक्षा। 1 जुलाई से 31 जुलाई तक भरे जा सकेंगे आवेदन। टोंक हत्या मामले में 3 पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज। 1 हेड कांस्टेबल, 2 कांस्टेबल निलंबित। मौके पर शव के साथ प्रदर्शन जारी। मुआवजा दिलाने समेत अन्य मांगों पर नहीं बनी सहमति। और न्यूज 18 राजस्थान की बादशाहत बरकरार। लगातार 37वें हफ्ते भी नंबर 1 पर काबिज। प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया राजस्थान। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट यूईएम जयपुर। नमस्कार, ये वक्त हुआ है प्रदेश हमारा का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, और सबसे पहले बात करेंगे 4 उन महत्वपूर्ण खबरों की जो आज दिन की बड़ी खबरें हैं। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे। संगठन विस्तार पर दिल्ली में कांग्रेस के मंथन की बात करेंगे। दूसरी बड़ी खबर जोधपुर की, जहां बालेश्वर में राजनाथ सिंह के दौरे से जुड़ी यह खबर है। तीसरी खबर राजू ठेहट हत्याकांड में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं चौथी खबर बाड़मेर जिले से, जहां पूर्व सरपंच के मर्डर के बाद परिजन शव लेकर धरने पर बैठे हैं। चारों खबरों को विस्तार से आपको बताएंगे। इसके अलावा और राजस्थान की खबरें भी दिखाएंगे, लेकिन पहले टोंक की एक ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। जी हां, तो टोंक हत्याकांड में अपडेट आपको दे दें। 3 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। पीपलू के डोडवाड़ी में एक युवक की हत्या हुई थी, जिस मामले में एक हेड कांस्टेबल, 2 कांस्टेबल निलंबित किए गए हैं, सस्पेंड कर दिया गया है इनको। हेड कांस्टेबल राजेंद्र कुमार, कांस्टेबल राहुल, चिरंजी लाल को निलंबित किया गया है। पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में हत्या का आरोप लगाया था। हालांकि मौके पर शव के साथ प्रदर्शन जारी है अभी भी लोगों का। मुआवजा दिलाने समेत और भी मांगों पर सहमति नहीं बनी है। लगातार ये प्रदर्शन और ये कहें कि धरना स्थानीय लोगों का, परिजनों का, गांव वालों का जारी है। तो टोंक में जिस तरीके से पीपलू के डोडवाड़ी में युवक की हत्या हुई थी, उस मामले में 3 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। इस मामले में एक हेड कांस्टेबल, 2 कांस्टेबल को निलंबित किया गया। एक हेड कांस्टेबल राजेंद्र कुमार, कांस्टेबल राहुल, चिरंजी लाल निलंबित किए गए हैं। वहीं पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में आपको बता दें कि हत्या का परिवार वालों की तरफ से यह आरोप लगाया गया था। हालांकि मौके पर शव के साथ अभी भी प्रदर्शन जारी है। मुआवजा दिलाने समेत और भी मांगे हैं जिन पर सहमति नहीं बन पाई है। तो बड़ी खबर टोंक की अपडेट। इस खबर में 3 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। इस पूरी खबर पर आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से एक्शन हुआ है इस मामले पर। और वहीं टोंक हत्या मामले में 3 पुलिसकर्मियों पर ये जो गाज गिरी है, इस मामले में आपको बता दें कि सांसद हनुमान बेनीवाल ने कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि लीज धारक की गुंडागर्दी ने किसान की जान ली है। मेरी पार्टी के विधायक मौके पर पहुंच गए हैं। बजरी माफिया के साथ पुलिस के गठजोड़ से यह सब कुछ चल रहा है। क्षेत्र के अंदर जिस तरह बजरी माफिया के गुंडों ने शंकर मीणा नाम के किसान के बेटे की जो बर्बरतापूर्वक हत्या की है, और उसमें गुंडों की गाड़ी के साथ पुलिस एस्कॉर्ट कर रही है और बुरी तरीके के साथ गंभीर मारपीट की जाती है। पुलिस की मौजूदगी में दम तोड़ देता है। ग्रामीण डेड बॉडी लेके बैठे हैं, लेकिन पुलिस तीतर बीतर करना चाहती है। मैंने आरएलपी के दोनों विधायकों को मौके पे भेज दिया है, और मैं स्वयं भी थोड़ी देर बाद यहाँ से रवाना हो रहा हूँ। ये आर पार की लड़ाई होगी। बजरी को लेके जिस तरह माफिया सरकार को जेल में रह के चल रहा है, हम बजरी ठेके को निरस्त कराएंगे, माफिया राज खत्म करेंगे राजस्थान के अंदर। हमारे सहयोगी दौलत पारीक टोंक से इस खबर पर और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं।
दौलत, ये बताएं कि अभी भले ही पुलिस कर्मियों पर गाज गिरी हो, लेकिन सहमति बाकी मांगों पर नहीं बन पाई है। पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है इस संबंध में, सहमति बनाने को लेकर, समझाइश को लेकर? देखिए, जब से ये इस युवक की हत्या हुई है तब से लेकर लगातार प्रदर्शन है वो यहाँ डोडवाड़ी गांव में चल रहा है। दोनों आरएलपी के जो विधायक हैं वो यहाँ पहुंचे हैं, पुखराज गर्ग और इंदिरा बावरी, वो दोनों पहुंचे हैं और गंभीर आरोप लगाए हैं पूरे पुलिस और प्रशासन पर। उनका कहना है कि कलेक्टर और एसपी हत्या के बाद से यहाँ मौके पर नहीं पहुंचे हैं। हनुमान बेनीवाल के निर्देश के बाद में दोनों विधायक यहाँ पहुंचे हैं, परिजनों से बातचीत की है। हालांकि अभी आए ही हैं तो वो बातचीत कर रहे हैं और क्यों सहमति नहीं बनी है उसको लेकर वार्ता चल रही है। और हनुमान बेनीवाल ने भी एक वीडियो जारी कर यहाँ मौके पर आने का कहा है। दोनों विधायक यहाँ आए हैं, परिजनों से बातचीत हो रही है और कुल मिलाकर के जो हनुमान बेनीवाल मुखर होकर के बजरी लीज धारक और प्रदेश में बजरी को लेकर के जिस तरह से लगातार बोलते रहे हैं, वही बातें पुखराज गर्ग ने यहाँ कही है। कहा कि लगातार जिस तरह से टोंक जिले में बजरी माफियाओं के लोग गुंडागर्दी करते हुए लोगों के साथ मारपीट करते हैं और लगातार कार्रवाई नहीं हो रही है, उसको लेकर उन्होंने ये बात रखी है। अब लोगों के साथ बातचीत हो रही है, वो बैठे हैं, दोनों विधायक यहाँ आए हुए हैं, परिजनों से बात करेंगे। स्थानीय जो लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर खेत बना हुआ है, खेत के अंदर कई गांवों के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, बड़ी संख्या में पुलिस की मौजूदगी यहाँ पर है। तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी वो यहाँ पर मौके पर मौजूद है। अब पुखराज गर्ग और इंदिरा जो विधायक है दोनों, ये परिजनों से बातचीत करेंगे, परिजनों से बातचीत कर रहे हैं और सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आरएलपी बजरी लीज धारक के खिलाफ लगातार मुखर होकर बोल रही है, वो अब भी उनकी जो बात है वो अभी उन्होंने कहा है। बिल्कुल। और जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका दौलत, फिलहाल इस खबर पर अपडेट देने के लिए। श्री गंगानगर से बड़ी खबर, क्योंकि बारातियों को लेकर जा रही क्रूजर कार पलट गई है। हादसे में घायल 12 बारातियों को अस्पताल पहुंचाया गया है। सादुल शहर थाना क्षेत्र के गांव खिचड़ा वाली ढाणी के पास यह हादसा हुआ है। हादसे में एक बाराती की मौत की खबर मिल रही है और इसके अलावा ये आप तस्वीरें देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कितना ये भीषण भयानक हादसा हुआ है। श्री गंगानगर में बारातियों को लेकर जा रही ये गाड़ी पलट गई। हादसे में घायल 12 बारातियों को फिलहाल अस्पताल में पहुंचाया है। तो खुशी का माहौल था, बारात जा रही थी, लेकिन ये हादसा हो गया, यह गाड़ी पलट गई। सादुल शहर थाना क्षेत्र के गांव खिचड़ा वाली ढाणी के पास ये हादसा हुआ है। हादसे में एक बाराती की मौत की खबर मिल रही है। और वहीं अगली खबर का रुख करें तो साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जोर शोर से जुट गई है। अब दूसरे राज्यों के बीजेपी कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल पर संगठनात्मक कार्यों का जिम्मा सौंप दिया गया है। आज से देश के 10 राज्यों के 900 कार्यकर्ता प्रदेश में बूथों पर अपनी भागीदारी निभाएंगे। चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी पर यह रिपोर्ट देखिए। 23 का वार, बीजेपी तैयार। दिग्गजों के दौरे हुए तेज, 900 वर्कर्स की उतारी फौज। कार्यकर्ता करेंगे चुनावी नैया पार। राजस्थान में आने वाले विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए कितने अहम हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पीएम मोदी लगातार प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। बीजेपी के केंद्रीय नेताओं ने भी मोर्चा संभाल लिया है, तो वहीं प्रदेश के नेता भी सड़कों पर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इतना कम था कि अब बीजेपी ने चुनावी रण में दूसरे राज्यों के कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज भी उतार दी है और आज से देश के 10 राज्यों के 900 कार्यकर्ता एक हफ्ते तक अलग अलग संगठनात्मक कार्यों में अपनी भूमिका अदा करेंगे। आज हमारे यहाँ के भी कई कार्यकर्ता अन्य राज्यों में गए, अन्य राज्यों के कार्यकर्ता भी यहाँ हैं। तो वहाँ जहाँ इनकी जिम्मेदारी दी जाएगी उन मंडलों में जाकर ये पार्टी के कार्य को बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। इसे राजनीतिक दल के कार्यकर्ता एक दूसरे राज्य में जाते हैं। चूंकि कांग्रेस का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो चुका है, उनके कार्यकर्ता एक दूसरे राज्य में नहीं बचे हैं। आपको बता दें कि 10 राज्यों के 900 बूथ विस्तारक कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, यूपी,
गुजरात, हरियाणा, गोवा और चंडीगढ़ के कार्यकर्ता शामिल हैं। ये सभी कार्यकर्ता 4 जुलाई तक प्रदेश में संगठनात्मक कार्यों का फीडबैक लेंगे। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि इन कार्यकर्ताओं को क्या जिम्मेदारियां मिली हैं। बूथ समिति निर्माण कार्य विभाजन की जानकारी लेना, बूथ पर होने वाले 6 कार्यक्रम की जानकारी देना, बूथ सरल और नमो ऐप डाउनलोड कराना, सोशल मीडिया पर कार्यकर्ताओं को एक्टिव करना, सक्रिय कार्यकर्ताओं को चिन्हित कर सूची बनाना। खास बात यह है कि अल्पकालीन बूथ विस्तारक कार्यकर्ताओं में महिला कार्यकर्ता भी शामिल हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से भी 24 कार्यकर्ताओं का दल जयपुर आया है। राजस्थान में काम करना है जो आने वाले इलेक्शन हैं, तो उसके बाद हमने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बात भी सुनी, मेरा बूथ सबसे मजबूत। उसके बाद हमको राजस्थान भेजा गया है एज ए विस्तारक। बीजेपी हर चुनाव शिद्दत के साथ पूरी ताकत से लड़ती है। प्रदेश में साल के अंत में होने वाले 23 के रण में कार्यकर्ताओं को उतारना 24 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी काफी अहम हो जाता है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी का यह सियासी दांव कितना कामयाब होता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा बुधवार को दिल्ली दौरे पर रहे और इस दौरान कई नेताओं से मुलाकात की। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम, विवेक तनखा, गौरव वल्लभ और हरीश चौधरी, मुकुल वासनिक से भी उन्होंने मुलाकात की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। राजस्थान संगठन विस्तार को लेकर प्रदेश प्रभारी रंधावा और प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा आज दिन भर बैठकों में व्यस्त रहे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे धौलपुर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का मान सम्मान बढ़ा है। पीएम मोदी ने प्रकृति और प्रगति दोनों पर ध्यान दिया है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने विपक्ष की बैठक पर भी निशाना साधा और कहा कि विपक्ष मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश का मान सम्मान दुनिया में बढ़ा है और हमने लोकतंत्र का एक सजग प्रहरी होने के नाते लोकतंत्र की रक्षा, देश के अंदर विकास, हमने प्रकृति और प्रगति दोनों पर ध्यान दिया है। हमें नेचर, कल्चर, लिटरेचर और फ्यूचर के बारे में चिंता है। हमने अमृत काल जो देश के अंदर चल रहा है, आज़ादी के 75 वर्षों में जिस देश के अंदर जो 75 साल के अंदर कांग्रेस के शासनकाल लगभग कहा जाए तो 7-8 साल छोड़ दें तो राज्यों में और देश में लगभग कांग्रेस या कांग्रेस के द्वारा पोषित सरकार रही। तो जो 75 सालों में नहीं किया उन्होंने, वो काम हमने 9 साल के अंदर करके दिखाया। राजस्थान कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान को विकास कार्यों से दूर रखने वाले बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। जयपुर सांसद रामचरण बोहरा ने कहा कि 9 साल में पीएम मोदी के पहल से अभूतपूर्व काम हुए हैं। स्मार्ट सिटी, रेलवे समेत कई क्षेत्रों में विकास कार्य हुए हैं। राजस्थान में जिस प्रकार से 9 वर्ष में जो माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल से जो काम हुए, अभूतपूर्व काम हुए, चाहे वो हमारे जनधन अकाउंट खोलने का काम हो, चाहे स्वच्छता में हो, चाहे स्मार्ट 4 शहरों में स्मार्ट सिटी का काम हो, चाहे रेलवे का काम हो, और मेरे जयपुर शहर से जिस प्रकार से 11 नई रेलगाड़ियाँ चलाई, लगभग अभी 1500 करोड़ का काम रिसेंट में चालू हुआ, जो वर्ल्ड क्लास स्टेशन 3 वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनने जा रहे हैं, चाहे वो जयपुर जंक्शन हो, गांधीनगर हो, खातीपुरा हो, और वो डेवलपमेंट के साथ साथ। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी 4 दिवसीय उदयपुर प्रवास पर हैं। इस दौरान आज भी पटेल सर्कल स्थित पार्टी कार्यालय में मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने 30 जून को उदयपुर में आयोजित होने वाली अमित शाह की सभा के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। मैं कह सकता हूं कि आतंकवाद को लेकर के जिस प्रकार का वातावरण राजस्थान में है,
उसी के परिणति में हमारे कन्हैयालाल को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। और केवल एक विषय नहीं, अगर जिस प्रकार की राजस्थान में सरकार चल रही है, इसकी शुरुआत हम कहें तो कोटा में पीएफआई को रैली निकालने की अनुमति देकर के उन्होंने इस बात का संदेश दिया कि इस प्रकार की आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले जो संगठन हैं, उन संगठनों के साथ सरकार की किस प्रकार की नीति है। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है। यह व्यवस्था जो चरमराई हुई है और यहाँ छात्रों की कैंटीन खुलनी चाहिए थी, उसमें सरकार के दबाव में आकर यहाँ के रजिस्ट्रार ने वहाँ इंदिरा रसोई खुलवा दी। इन सभी तमाम मांगों को लेकर एमपेट की जो परीक्षा तिथि है वो जल्दी से जल्दी चालू करे। इन सभी चीजों को लेकर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन ये जो विश्वविद्यालय प्रशासन और ये सरकार के दम पर ये पुलिस प्रशासन जो रोया है, ये देखने लायक नहीं था। जिस तरह से ये और संगठनों के कार्यकर्ता अंदर तक जाने की इनको अनुमति दी थी और हमारे कार्यकर्ताओं ने यदि आगे बढ़ने का काम किया तो हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरी तरह लाठीचार्ज किया है। क्या किया पुलिस ने आपके साथ? पुलिस ने हमारे साथ सीधे डंडे वार कर हमारे सर में मारी। देख लो आप, मेरे कपड़े तक फाड़ दिए, उसके बाद लेटा के हमको मारा गया। क्या दोनों संगठनों में और दोनों छात्रों में क्या फर्क करना सरकार का काम है, पुलिस प्रशासन का काम है? राज्य सरकार के दबाव में ये इतने अंधे हो चुके हैं पुलिसकर्मी कि एक दल को तो ये अंदर तक प्रवेश देते हैं, प्रोटोकॉल से माध्यम से देते हैं, और छात्र जो ईमानदारी से अंदर जाना चाहता है उसको ये लाठियों से जवाब देते हैं। हम हुआ आपके साथ, क्या किया पुलिस? देखिए, विश्वविद्यालय में आम छात्र पढ़ने आता है और आम छात्रों की हकों की लड़ाई लड़ना कोई गुनाह नहीं है। मैं विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग करता हूं कि आप पिछले कई सालों से एमपेट की परीक्षा नहीं करा रहे हैं। विश्वविद्यालय में हर साल 10% फीस वर्दी कर देते हैं। आज विद्यार्थी परिषद का प्रत्येक कार्यकर्ता विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ लड़ाई लड़ने आया है, लेकिन इस पुलिस प्रशासन द्वारा हमें लाठियों से मारा जाता है और छात्र एकता को दबाया जाता है। मैं विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता होने के नाते मांग करता हूं कि विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रुकने वाला नहीं है, इन लाठियों से डरने वाला नहीं है। विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा और छात्र हितों के लिए लड़ाई लड़ता है। देखिए, चारों तरफ इनके पुलिस ने इनको घेर रखा है। ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं धरने पर, लगातार हंगामा जो है वो लगातार चल रहा है। क्या किया पुलिस ने आपके साथ, क्या मांग लेके आए थे? भाई साहब, पुलिस ने हमारे साथ लाठीचार्ज की। यहाँ पे जो विश्वविद्यालय प्रशासन है और ये पुलिस प्रशासन है जो अपनी मिलीभगत कर रहा है, ये एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को सिंडिकेट मेंबरों से मिलने दे रहे हैं, जबकि हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जो 365 दिन यहाँ पे छात्र हितों के लिए संघर्ष करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, हमें विद्यार्थियों की मांगों को उन तक पहुंचाया नहीं दिया जा रहा है। हमारे लिए ये बैरिकेड इन पुलिस वालों के द्वारा लगाए गए। तस्वीर देखिए, पुलिस ने बहुत मारपीट की आपके। जी, हमारे साथ बहुत बुरी तरह से मारपीट की है, क्योंकि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को पुलिस के ऊपर सरकार का प्रेशर है कि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को सिंडिकेट के अंदर नहीं जाने देना है, ताकि वो छात्रों की बात नहीं रख सके। लेकिन हम पुलिस प्रशासन से दबने वाले नहीं है, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता है, हर हाल में छात्रों की आवाज उठाते रहेंगे। कपड़े कैसे फट गए आपके? पुलिस की दर्दनाक स्थिति से हमें पुलिस ने मारा गया। आज हमारी स्थिति देख सकते हो। हम छात्रों की मांग उठाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आज भी हम 11 सूत्री मांगों को लेके सिंडिकेट मेंबरों से मिलना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने हमारे साथ इतनी दर्दनाक स्थिति की, हमारे कपड़े फाड़ दिए और मार दिए। आज स्थिति ऐसी हो गई कि थोड़े दिन में हमारी स्थिति बोलने लायक और खड़े नहीं। हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं, आम छात्रों की आवाज मन क्या है। हम नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए, पीटीटी परीक्षा की तिथि घोषित करने के लिए, विश्वविद्यालय के 11 सूत्री मांगे उनको लागू कराने के लिए आज हम विश्वविद्यालय के सिंडिकेटों से मांग कर रहे हैं कि हमारी मांगों को मान लिया जाए, जिससे आम छात्रों का भला हो सके। देखिए, छात्रों के भले की बात है, चारों तरफ बैरिकेडिंग के चारों तरफ छात्रों ने अपना घेराव कर लिया है। पूरी तरीके से छात्रों ने कब्जा जमा लिया है, ये कह सकते हैं हम। छात्रों ने वीसी सचिवालय के बाहर न केवल घेराव किया है, बल्कि पूरी तरह से पुलिस की छावनी को पूरी तरह से तोड़ फोड़ करके अपना जो है वो कब्जा जमा लिया है। और यहाँ पर छात्र ज्यादा हावी होते हुए नजर आ रहे हैं पुलिस पर। क्या मांग लेकर के आए थे आप लोग, किन मांगों को लेकर के आए थे आप लोग यहाँ? देखिए, हमारी एनएसयूआई संगठन का आज प्रदर्शन था। हमारी 8-10 मांगों को लेकर हम इसी कार्यालय आए हैं। जब सिंडिकेट पिछले 1.5 साल बाद में आज सिंडिकेट मीटिंग हो रही है और हर बार ये उस मीटिंग को विफल करते हैं। हमारी सबसे बड़ी और पहली मांग तो ये है कि जिस सिंडिकेट की जो मीटिंग है उसको सफल बनाया जाए। हमारे साथ यह मारपीट की जा रही है, मैं साथियों को पीटा है, मुझे लाठी से पीटा जा रहा है और आप सामने दे सकते हो।
शिक्षा की इस नगरी के में अंदर पुलिस ने प्रशासन ने जंगल राज कर रखा है और कहीं ना कहीं छात्र को दबाने का प्रयास विश्वविद्यालय प्रशासन कर रहा है। देखिए फ्री तरीके से पुलिस ने अब आर पार के मोड में, एक्शन मोड में आ गई है पुलिस, और लगातार पुलिस ने कह दिया है कि या तो इस प्रांगण को खाली करो वरना पुलिस अपना काम करेगी। देखिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। त्रिपुरा के उनाकोटी जिले में बुधवार शाम इस्कॉन मंदिर की तरफ से निकाली जा रही जगन्नाथ यात्रा का रथ हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई लोग झुलस भी गए। झुलसे लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया है। राजपूत समाज के प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने पहुंचे और महाराणा प्रताप बोर्ड गठन के लिए धन्यवाद ज्ञापन दिया। बोर्ड गठन के बाद राजपूत समाज के 22 संस्थानों के प्रतिनिधि आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ से मिलने पर्यटन भवन पहुंचे। क्षत्रिय समाज के संगठनों से 22 प्रतिनिधि आरटीडीसी अध्यक्ष से मिले और बोर्ड गठन से जुड़े मुख्य संशोधनों का ज्ञापन सौंपा। इस दौरान महाराणा प्रताप बोर्ड से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान महाराणा प्रताप बोर्ड से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई और ऐतिहासिक फैसले पर खुशी समेत संशोधन की मांग रखी। राजपूत समाज ने राज्य सरकार से मांग की है कि बोर्ड के नाम पर क्षत्रिय विकास बोर्ड भी शामिल किया जाना चाहिए। नाम में संशोधन को लेकर आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बोर्ड में बदलाव की मांग की है। साथ ही वीर शोरमणि महाराणा प्रताप बोर्ड को वो सभी अधिकार मिलने चाहिए जो बाकी समाज के बोर्ड को दिए गए हैं। तो ऐसा है, पिछली बार भी अगर कमल का फूल हमारी भूल इन्हीं संस्थाओं ने की और इन्हीं संस्थाओं का नारा था, क्योंकि जब अपना कोई जब समाज की बात नहीं सुन रहा हो तो जो भी समाज की बात करेगा हम उसके साथ करें। और उसका रीज़न है कि समाज कोई बंधुआ मजदूर नहीं है। राजपूत समाज खुद का बुरा और भला समझता है, जानता है, और अगर हमारी बात अशोक गहलोत जी कर रहे हैं और रख रहे हैं, उसका रिजल्ट आ रहा है, तो हमें अशोक गहलोत जी के साथ खड़े होने में कहाँ दिक्कत है। अब की बार जो सरकार है उसमें भी राजपूत समाज का भागीदारी रही है। प्रमुख जो राजपूत संगठन हैं जो मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देके आए थे सीएम हाउस में, बड़ी संख्या, यानी मैं समझता हूँ पहली बार हजारों की संख्या महिला पुरुष, आप सब लोगों के सहयोग से, आप सब लोगों में खुशी थी, आप सब लोगों ने ही मतलब ये जो महाराणा प्रताप बोर्ड का माननीय मुख्यमंत्री जी ने गठन किया और ये ऐतिहासिक फैसला किया एक तरह से, उस बात पे धन्यवाद देने सीएम हाउस गए तो वो धन्यवाद दिया वहां पे। और कुछ समाज की मांगे सभी संगठनों ने सामूहिक रूप से रखी है कि जो नाम है उसमें महाराणा प्रताप बोर्ड का नाम में थोड़ा चेंज करके उसमें क्षत्रिय विकास बोर्ड और ऐड किया। पूरे देश में ईद यानी ईद उल जुहा 29 जून को मनाई जाएगी और इस त्योहार को पूरी दुनिया में कुर्बानी के साथ जज्बे के साथ मनाई जाती है। इसीलिए गरीब जरूरतमंदों को दान किया जाता है और रिश्तेदारों को दावत पर बुलाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस्लाम धर्म के 5 अहम फर्ज होते हैं, हज उनमें से आखिरी फर्ज माना जाता है। हर मुसलमान के लिए अपनी हैसियत के हिसाब से जिंदगी में एक बार हज करना जरूरी है। हज के पूरा होने की खुशी में ईद उल जुहा का त्योहार मनाया जाता है। सही मायनों में अल्लाह ताला हमारी नियतों पर नज़र रखता है और उस तक नियत पहुंचती है। साथ ही इस कुर्बानी के साथ साथ हम अपनी बुराइयों की कुर्बानी करें, अपनी नफ्सियात की कुर्बानी करें। और अगली खबर का रुख करें। रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और चेयरपर्सन नीता अंबानी ने बकिंघमशायर के स्टॉक पार्क में आयोजित द बूडल्स टेनिस टूर्नामेंट में टेनिस खिलाड़ी डिएगो श्वार्ट्जमैन को रिलायंस फाउंडेशन ईएसए कप प्रदान किया। द बूडल्स को विंबलडन चैंपियनशिप से पहले एक बेहतरीन अभ्यास टेनिस टूर्नामेंट माना जाता है। स्टोक पार्क में 27 जून से 1 जुलाई 2023 के बीच खेला जाने वाला यह टूर्नामेंट अपनी 19वीं वर्षगांठ मना रहा है। पूरे 5 दिन तक चलने वाले टेनिस इवेंट में हर दिन रिलायंस फाउंडेशन ईएसए कप प्रदान किए जाएंगे। टेनिस इवेंट के पहले दिन रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और चेयरपर्सन नीता अंबानी ने विजेता डिएगो श्वार्ट्जमैन को पहला रिलायंस फाउंडेशन ईएसए कप प्रदान किया। उन्होंने यूके के बकिंघमशायर में स्थित
एक्शन फॉर यूथ के लिए सहायता राशि भी दी। इस मौके पर रिलायंस फाउंडेशन के संस्थापक और चेयरपर्सन नीता अंबानी ने कहा कि यहाँ का माहौल अद्भुत है, हमें कुछ बेहतरीन टेनिस देखने को मिला। खेल के साथ चैरिटी करने के अवसर ने इसे और भी सार्थक बना दिया है। मैं सभी युवाओं को शुभकामनाएं देती हूं और उम्मीद करती हूं कि वो अपनी पसंद का कोई भी खेल अपनाएंगे और अपने आसपास के लोगों के लिए उत्साह, दृढ़ विश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण लेकर आएंगे। और एक साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। 15 languages. भी हो चुके हैं छात्र यहाँ पर वीसी सचिवालय के अंदर पूरी तरीके से घेरा बना लिया गया है। न केवल घेरा बल्कि देखिए हूटिंग हो रही है, फिर बैरिकेडिंग तोड़ दी गई है, एक बार फिर से बैरिकेडिंग तोड़ दी गई है और लाठियां जो है वो भांजी जा रही है। ये लगातार जो कह सकते हैं हंगामे का जो दौर है वो यहाँ पर चल रहा है और वीसी सेक्रेटरीट के बाहर पूरी तरीके से छात्रों ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए यहाँ पर अपना कब्जा जमा लिया है। न केवल एनएसयूआई बल्कि एबीवीपी तमाम तरीके से पुलिस की इंटेलिजेंस को फेल कर दिया गया है और यहाँ पर लगातार प्रदर्शन जो है वो चल रहा है। प्रदर्शन के साथ साथ में यहाँ पर फिर से बैरिकेडिंग तोड़ के कुछ छात्र जो है वो वीसी सचिवालय के अंदर घुसे हैं। पुलिस उनके पीछे भाग रही है, कोशिश किया जा रहा है कि उन्हें रोका जाए, लेकिन चारों तरफ हड़कंप का माहौल है, भाग दौड़ का माहौल है। ये लाइव फुटेज सबसे पहले न्यूज़ 18 पर हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। यहाँ पर एक छात्र अपनी पीड़ा को जो है, व्यथा को जो है वो कागज पर लिख रहा है बैठ करके सड़क पर और वो बताना चाह रहा है वाइस चांसलर को कि वो क्या मांग लेके आए हैं, किसके लिए ज्ञापन लिख रहे हैं आप? सर देखिए, राजस्थान विश्वविद्यालय का मैं नियमित छात्र हूँ। वर्तमान में मेरा दर्शन शास्त्र विभाग में प्रवेश है, मगर राजस्थान विश्वविद्यालय की व्यवस्था ऐसी है कि मुझसे सेमेस्टर के एग्जाम नहीं लिए जा रहे। 5 साल से मैं राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर लगातार विश्वविद्यालय कुलपति के नाम ज्ञापन दे रहा हूं, मगर मेरी सुनवाई नहीं की गई। ये पीड़ा है कुलपति के नाम की, ये पीड़ा है उस यूनिवर्सिटी के छात्र की जो आज यहाँ पर आया है अपनी पुकार लेकर के, रिक्वेस्ट लेकर के, लेकिन इसकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। अब आप बताइए, जब राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर ही छात्रों की बात नहीं सुनी जा रही है तो कहाँ पर सुनी जा रही होगी? दूसरी तरफ देखिए, एबीवीपी के छात्रों ने वीसी सचिवालय के अंदर प्रवेश की कोशिश की थी, उन्हें छात्रों को वहां से वापस खदेड़ा गया है और वो लोग वहां से दौड़ते हुए आ रहे हैं, पीछे पीछे पुलिस और आगे आगे एक कार्यकर्ता मौजूद है। और दूसरी तरफ देखिए आप, वीसी सचिवालय का जो गेट है उसे बंद करके यहाँ पर बैरिकेडिंग करके वहां पर भी छात्र घुस गए हैं। यानी पूरी तरीके से जो छात्रों का गुस्सा था, 1 साल से ज्यादा समय हो गया बैठक को, वो गुस्सा फूट पड़ा है और आज छात्रों ने मन बना लिया है कि अब तो आर पार की बात होगी। और आर पार की बात होने के साथ साथ में ही वीसी सचिवालय के बाहर छात्रों का जमावड़ा लग चुका है। पूरी तरीके से जो है छात्र जो है वो पीछे जमावड़ा लग चुका है और छात्रों ने ये पूरा घेराव कर लिया है वीसी सचिवालय का। पूरी तरीके से पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था फेल हो चुकी है। पुलिस ने अब हाथ पर हाथ धर के पुलिस खड़ी है, क्योंकि पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ने के साथ साथ ही पुलिस के जवानों को हटाने के साथ साथ ही तमाम तरह के इंतजामों को फेल कर दिया है छात्रों ने। और यहाँ पर लगातार जो वाइस चांसलर है, सिंडिकेट मेंबर्स हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है। वाकई सवाल तो उठता है कि सिंडिकेट मेंबर जो हैं वो जब छात्र हितों की बात कर रहे हैं तो वो इन छात्रों से मिलने क्यों नहीं आ रहे? ये तमाम तरह की बातें हैं जो ये बता रही है। ये बताने के लिए काफी है कि जो छात्र हैं उनकी जो मांगे हैं उनको कैसे पूरा जो है वो किया जाएगा। यहाँ पर कीजिएगा, जो छात्र हैं उनका प्रदर्शन लगातार बढ़ रहा है। और ये देखिए पुलिस को देखिए आप, पुलिस खदेड़ रही है, भगा रही है, कोशिश कर रही है। सबसे पहले आपको बता दें कि 1 साल बाद ये बैठक वहां पर की जा रही है। राजस्थान यूनिवर्सिटी पुलिस छावनी में इस वक्त तब्दील है। लवली, क्या हालात है वहां पर? देखिए, अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर जो है पुलिस ने लाठियां बरसा करके जो है यहाँ से छात्रों को खदेड़ने का जो प्रयास किया, उसके बाद में छात्र यहाँ पर लगातार और उग्र हो गए, प्रदर्शन हो गए। कुछ छात्र ये जो आपको नजर आ रहे हैं छात्र, ये तमाम छात्र बैरिकेडिंग को तोड़ करके यहाँ पर घुस गए हैं और पुलिस का जाब्ता अब यहाँ पर बढ़ाया गया है। बैरिकेडिंग जो है वो चाक चौबंद आखिरी समय तक की गई थी, लेकिन पुलिस की बैरिकेडिंग को भी छका करके ये छात्र नेता यहाँ पर पहुंच गए हैं। बताइए क्या मांगे, क्यों बैरिकेडिंग तोड़ने की नौबत है, पुलिस ने क्या किया आपके साथ? राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति जी से हमारी 7 मांगे थी। उन 7 मांगों को लेकर हम एकत्रित हुए थे। हमारी 7 मांगों को लेकर हमने प्रदर्शन शुरू किया। वीसी साहब की तानाशाही रवैया और पुलिस के साथ और समर्थन, पुलिस ने हमारे पर लाठीचार्ज की। उनको ऐसा लगता है वीसी साहब को कि हम लाठीचार्ज से डर जाएंगे,
वीसी साहब को खुली चेतावनी है, आप लोगों को अगर लगता है कि हम लाठी से डर जाएंगे तो हम डरने वाले नहीं है। इस देश का भविष्य